हेलो फ्रेंड्स, मनोज सर का प्यार भरा नमस्कार आपके लिए। देखेंगे बेटा, मैग्नेट के अपन थ्योरिकल क्वेश्चन पढ़ने के लिए जा रहे हैं शुरुआत से, स्टार्टिंग से। डेरिवेशन तो मैं आपको मैग्नेट के पहले से पढ़ा चुका हूं। आज अपन थ्योरिकल क्वेश्चन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। देखेंगे बेटा, चैप्टर 5 है चुंबकत्व। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, चुंबकत्व किसे कहते हैं? चुंबकत्व किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? हाँ, देखेंगे बेटा, मैं आपको बेसिक जानकारी इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में समझा चुका हूँ। जो मैंने इससे आपको लास्ट वीडियो समझाया था, इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो था, उसमें मैंने आपको चुंबक की बेसिक जानकारी दी थी। चुंबक किस वैज्ञानिक ने खोजा था, क्या क्या था चुंबक में, क्या नहीं, वो सब कुछ मैंने बताया था। अगर वो बेसिक जानकारी वाला वीडियो आप देख चुके हो तो आपको मेरा ये वाला वीडियो और पूरा चैप्टर बड़ा मस्त समझ में आएगा। अगर आपने बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा इस चैप्टर का, चुंबकत्व का जो फर्स्ट वीडियो था, तो फिर पहले आप बेटा फर्स्ट वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको ये चैप्टर बड़ा प्यारा समझ में आएगा और प्यारा भी लगेगा। देखेंगे बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन, चुंबकत्व किसे कहते हैं? तो देखो, बड़ा सिंपल सा आंसर है चुंबकत्व का। देखेंगे अपन, ये मैंने आपके सामने एक चुंबक बना दिया। बेटा, सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे चैनल से, मेरी ऐप से जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, मैं जो आपको बोर्ड पर समझाता हूँ, सेम टू सेम डिटो बिल्कुल वैसी भाषा मेरी नोट्स के अंदर लिखी होती है। सबसे अच्छी काबिलियत अपनी ये है कि अपन जो बोर्ड पर समझाते हैं वही लैंग्वेज अपनी नोट्स के अंदर लिखी हुई है। अन्यथा होता क्या है, मोस्टली टीचर समझाते तो आपको बहुत अच्छा है, एक्सप्लेन करेंगे, बड़े बड़े एग्जाम्पल देके समझा देंगे, लेकिन जब उनके नोट्सों को याद करो या उनके नोट्सों को पढ़ो तो उसमें लैंग्वेज अलग ही होती है, तो फिर वो हमें रट्टा ही मारना पड़ता है बेटा। तो सबसे अच्छी खासियत ये है मेरे चैनल पर या मेरी ऐप पर बेटा, कि मेरे चैनल से या मेरी ऐप से जो भी पढ़ रहा है, तो मैं जैसा आपको डिटो बोर्ड पर समझाता हूँ वैसा ही आंसर में सेम टू सेम लिखा होता है। उसमें कहीं पर भी काकी के भी चेंज नहीं होता, तो आपको याद करने में बड़ी सुविधा होती है। ऐसा लगता है जो सर ने खेल में मैं बोर्ड पे समझाया था वही आंसर के अंदर लिखा हुआ है। देखेंगे बेटा, चुंबकत्व तो किसे कहते हैं? मैंने आपके सामने ये एक चुंबक बना दिया, ठीक, चुंबक बना दिया। अब चुंबक का जब आंसर सुनाएंगे तो अपन उसको एक पदार्थ मानेंगे। क्या मानेंगे? एक पदार्थ मानेंगे। यहाँ से ये आंसर सुना सकते हैं अपन। अब ये लोहे के टुकड़े पड़े हुए हैं, लोहे के टुकड़ों को अपना चुंबक क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। क्या कर लेता है? आकर्षित। लोहे के टुकड़ों को अपन चुंबकीय वस्तुएं या चुंबकीय पदार्थ बोल सकते हैं। चुंबकीय वस्तुएं या चुंबकीय पदार्थ। सिंपल सी बात है बेटा, जो पदार्थ या जो वस्तुएं चुंबक से चिपक जाती हैं, चुंबकीय वस्तुएं या चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ या जो वस्तुएं चुंबक से चिपक जाती हैं वे चुंबकीय वस्तुएं, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, लोहे के जो टुकड़े होते हैं वो चुंबक से चिपक जाते हैं, तो लोहे के टुकड़े क्या कहलाएंगे? चुंबकीय वस्तुएं कहलाएंगे। देखेंगे बेटा, क्वेश्चन था चुंबकत्व तो किसे कहते हैं, तो आंसर अपने यहीं से सुनाएंगे। यहाँ से वह पदार्थ, इसका नाम क्या था? चुंबक। तो वह पदार्थ चुंबक कहलाता है, वह पदार्थ चुंबक कहलाता है जो चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। चुंबक तत्व का आंसर क्या लिखेंगे? वह पदार्थ चुंबक कहलाता है जो चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। और जो आकर्षित करने का गुण होता है, चुंबक में जो आकर्षित करने का गुण होता है वो क्या कहलाता है? आकर्षित करने का जो गुण होता है वो अपना चुंबकत्व कहलाता है। बात बेटा समझ में आई? ठीक। तो यहाँ से बेटा ऐसे आंसर, वह पदार्थ चुंबक कहलाता है जो चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। चुंबक के इस गुण को अपन चुंबकत्व कहते हैं। मैंने बेसिक जानकारी में समझाया था कि चुंबक को हम काला आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं, काला आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। काला आयरन ऑक्साइड क्यों कहते हैं? मैंने बेसिक जानकारी में आपको समझाया था कि इसका रासायनिक जो सूत्र होता है वो Fe2O3 होता है।
इसलिए काले कलर का चुंबक होता है, Fe मतलब आयरन, O3 मतलब ऑक्साइड, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया था, काला आयरन ऑक्साइड, जो कि मैंने आपको बेसिक जानकारी में समझाया था। तो रासायनिक सूत्र क्या हो गया, Fe2O3। जिन्होंने बेसिक जानकारी का वीडियो देखा हुआ है बेटा, उन्हें मालूम होगा कि चुंबक की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, चुंबक की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी बेटा, आपको मालूम होगा कहाँ से, एशिया के, मैंने समझाया था बेसिक जानकारी में, एशिया के माइनर स्थान कहाँ से, मैग्नीशिया से, जहाँ पर कच्ची धातु यानी अयस्क आज भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। बस अब अपना पूरा आंसर बेटा कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ से सुनाएंगे, वह पदार्थ चुंबक कहलाता है जो चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। चुंबक के इस गुण को अपन चुंबकत्व कहते हैं। आगे लिखेंगे, चुंबक को काला आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है। चुंबक की उत्पत्ति एशिया के माइनर स्थान मैग्नीशिया से हुई है, जहाँ पर यह अयस्क बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जहाँ पर यह अयस्क बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। बात बेटा समझ में आ रही है, सिंपल सा आंसर है ना। वह पदार्थ चुंबक कहलाता है जो चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। चुंबक के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक को काला आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है। चुंबक की उत्पत्ति एशिया के माइनर स्थान मैग्नीशिया से हुई है, जहाँ पर यह अयस्क बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। समझ में आ रहा है बेटा, बिल्कुल इजी सी स्टाइल में समझाया। आप मेरी नोट्स पढ़ के देखोगे तो सेम टू सेम यही लैंग्वेज आपको नोट्स के अंदर भी मिलेगी। ओके बेटा, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं। देखेंगे बेटा चुंबकीय ध्रुव क्या होता है। आंसर ऐसा हो जाएगा, मैंने आपको समझाया था कि प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, N ध्रुव और S ध्रुव। प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, N ध्रुव और S ध्रुव। हम क्या करते हैं, ध्रुवों का पता लगाने के लिए हम एक चुंबक को लोहे की छिलन के बॉक्स में डाल देते हैं। जैसे इस बॉक्स में लोहे की छिलन पड़ी हुई है, लोहे के बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े, बारीक बारीक कण, उसको लोहे की छिलन बोलते हैं। जैसे लकड़ी का बुरादा होता है ना, ऐसे लोहे की छिलन होती है। तो हम एक चुंबक को लोहे की छिलन के बॉक्स में डाल देते हैं। जब बाहर निकालते हैं तो हम ऐसा देखते हैं कि चुंबक के जो किनारे होते हैं उस पर लोहे के कण सबसे अधिक मात्रा में चिपके होते हैं। चुंबक के जो किनारे होते हैं वहाँ पर लोहे के कण सबसे अधिक मात्रा में एक दूसरे के ऊपर चिपके होते हैं। बीच में भी चिपकते हैं लेकिन किनारों की तुलना में कम चिपकते हैं। बीच में भी चिपकते हैं लेकिन किनारों की तुलना में कम चिपकते हैं। तो सिंपल सी बात है बेटा, किनारों पर सबसे अधिक लोहे के कण चिपकते हैं क्योंकि किनारों पर चुंबकत्व सर्वाधिक होता है, और मध्य में जो होता है, मध्य में चुंबकत्व कम होता है। मध्य में चुंबकत्व कैसा होता है, कम। तो चुंबक के किनारों पर जहाँ चुंबकत्व सर्वाधिक होता है उन्हें अपन चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। उन्हें अपन क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। तो सिंपल सी बात है बेटा, जब हम किसी चुंबक को लोहे की छिलन के बॉक्स में डालकर, जब हम किसी चुंबक को लोहे की छिलन, इसमें क्या है, लोहे की छिलन, लोहे की छिलन मतलब बुरादा टाइप का लोहे का। तो जब हम किसी चुंबक को लोहे की छिलन के बॉक्स में डालकर बाहर निकालते हैं तो हम यह देखते हैं कि चुंबक के किनारों पर लोहे के कण सबसे अधिक मात्रा में चिपके होते हैं, और जहाँ पर लोहे के कण सबसे अधिक मात्रा में चिपके होते हैं उन्हें अपन चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। या फिर पैराग्राफ चेंज करके ऐसा भी लिख सकती हो कि प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, कैपिटल N ध्रुव और कैपिटल S ध्रुव।
तो हम जब किसी चुम्बक को धागे से बांधकर लटका देते हैं, जब हम किसी चुम्बक को धागे से बांधकर लटका देते हैं, जो सिरा उत्तर दिशा में ठहरता है उसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो सिरा दक्षिण दिशा में ठहरता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। बात बेटा समझ में आई। प्रत्येक चुम्बक के दो ध्रुव होते हैं, कैपिटल N ध्रुव और कैपिटल S ध्रुव। जब हम किसी चुम्बक को धागे से बांधकर लटकाते हैं तो उसका जो सिरा उत्तर दिशा में ठहरता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो सिरा दक्षिण दिशा में ठहरता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। बात बेटा समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, देखेंगे बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, चुंबक मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? अगला क्वेश्चन है, चुंबक मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो देखेंगे बेटा चुंबक के प्रकार। चुंबक के प्रकार, तो चुंबक बेटा दो प्रकार का होता है, मैंने बेसिक जानकारी में भी आपको समझाया। कौन कौन सा? नंबर 1 प्राकृतिक चुंबक, और नंबर दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक, जिन्होंने बेसिक जानकारी वाला वीडियो देखा हुआ बेटा उनको आज बहुत मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। ऐसा लग रहा है सब कुछ हमें मालूम है, क्योंकि आप मेरे साथ बेसिक जानकारी सीख चुके हो। तो चुंबक बेटा आंसर लिखेंगे, चुंबक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हेडिंग प्राकृतिक चुंबक और दूसरे हेडिंग कृत्रिम चुंबक। मैंने आपको समझाया था जहाँ भी कहीं कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी चैप्टर हो, जहाँ पर अपन को प्राकृतिक लिखा दिख जाया करे, समझ लो वो चीज़ भगवान की दया दृष्टि से प्राप्त होती है, एटमॉस्फेयर से प्राप्त होती है। किससे? एटमॉस्फेयर से प्राप्त होती है। और जहाँ पर भी कहीं किसी भी क्लास में किसी भी सब्जेक्ट में कृत्रिम लिखा दिख जाए तो समझ जाया करो वो चीज़ मनुष्यों के द्वारा बनाई जाती है, मनुष्यों के द्वारा बनाई जाती है। ठीक बेटा, जैसे कि अपन समझ सकते हैं एटमॉस्फेयर से, यानी भगवान की दृष्टि से जो एटमॉस्फेयर से बनता है, जैसे मौसमों का बदलना प्राकृतिक है, सर्दी आना, बरसात होना, गर्मी आना, ये सब प्राकृतिक है। इंसान अपनी मर्जी से इनको नहीं कर सकता, ये सब प्राकृतिक है। अगर ऐसा इंसान कर पाता तो कभी सूखा पड़ता ही नहीं। तो वो होती बेटा प्राकृतिक चीज़ें हैं। ठीक, अब कृत्रिम, तो मैंने बताया जो चीज़ मनुष्यों के द्वारा बनाई जाती है वो कृत्रिम। जैसे कि मोबाइल है जिनसे आप पढ़ाई कर रहे हो, क्या है? कृत्रिम, मनुष्यों ने बनाए हैं किसी फैक्ट्री में काम कर करके, तो वो क्या कहलाएंगे? कृत्रिम कहलाएंगे बेटा। 2 व्हीलर गाड़ी है, 4 व्हीलर गाड़ी है, बस, कार, ट्रेन वगैरह, ये सब क्या हैं? कृत्रिम, क्योंकि सबकी सब मनुष्यों ने बनाए हुए बेटा। तो जो चीज़ें मनुष्यों के द्वारा बनाई जाती हैं वो सब कृत्रिम। चाहे साइकिल हो, मनुष्यों के द्वारा बनाई जा रही हैं। हमारे हाथ में पहनने वाली हैंड वॉच हो, मनुष्यों के द्वारा बनाई जा रही हैं, है ना। ये पेन है, मनुष्यों के द्वारा बनाया गया बेटा। तो जो मनुष्यों के द्वारा चीज़ें बनती हैं वो सब कृत्रिम चीज़ें कहलाती हैं, और जो प्रकृति के द्वारा बनती हैं एटमॉस्फेयर से वो सब प्राकृतिक चीज़ें कहलाती हैं। तो इनकी परिभाषा आपको अपने आप समझ में आएगी। चुंबक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर पहले हेडिंग प्राकृतिक चुंबक, तो इसमें क्या लिखेंगे बेटा? प्राकृतिक चुंबक में कि प्रकृति से प्राप्त चुंबकों को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जो चुंबक हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें अपन प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जैसे मैग्नीशियस शहर में कच्ची धातु जो अयस्क मिलता है वो प्रकृति से प्राप्त होता है हमें, तो वो क्या है? प्राकृतिक चुंबक है। और जो चुंबक हमें मनुष्यों द्वारा प्राप्त होते हैं या मनुष्यों द्वारा निर्मित चुंबक को हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। मनुष्यों द्वारा निर्मित चुंबक को हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। अब कृत्रिम चुंबक 2 प्रकार के होते हैं बेटा।
प्राकृतिक चुंबक का ना तो कोई आकार होता ना कोई प्रकार होता, प्रकृति से हमें जैसे मिल जाएंगे वैसे में हमें तसल्ली करना पड़ेगी। लेकिन कृत्रिम चीज़ तो फैक्ट्रियों में बनाई जाती है मनुष्यों के द्वारा। हम चाहे तो P नाम का चुंबक बनवा सकते हैं, M नाम का, जैसे सेब में हम डाल देंगे, जैसे सांचे में डाल देंगे वैसा चुंबक निकल के सामने आ जाएगा, क्योंकि फैक्ट्रियों बन रहा है बेटा। तो कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक, और दूसरा होता है हमारा स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक। ठीक बेटा। तो चुंबक हमारे कृत्रिम चुंबक होते हैं दो प्रकार के, प्राकृतिक का ना कोई आकार होता ना कोई प्रकार होता, जैसे हमें प्रकृति के द्वारा मिल जाएगा उसी में हमें तसल्ली करना पड़ेगी। लेकिन कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, जैसा गुड़ घोरोगे वैसा मीठा हो जाएगा, बस वही चीज़ है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक। देखो कैसे समझेंगे। अस्थायी का मतलब ऐसा समझ लो, किराए का कमरा, किराए का कमरा। और स्थायी का मतलब ऐसा समझ लो, घर का मकान, घर का मकान। जैसे कुछ बच्चे बाहर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो किराए से कमरा ले लेते हैं। अब वो 20-25 लाख का मकान थोड़ी लेंगे 1-2 साल पढ़ने के लिए, तो वो किराए का कमरा ले लेते हैं। तो जब तक हम किराए के कमरे में रहते हैं तब तक हमारा वो अस्थाई पता होता है, यानी किराए का कमरा कभी भी हमें खाली करना पड़ेगा। जब भी मकान मालिक से चेचे पेचे हो जाएगी तो हमें खाली करना पड़ेगा, तो वो अस्थाई पता होता है। घर का मकान जो हमारा स्वयं का मकान है, घर का मकान है, वो कैसा है, स्थाई, वो हमारा स्थाई पता है, वो हमें कभी खाली नहीं करना। तो ऐसे बेटा चुंबक होता है। अस्थाई चुंबक क्या होता है, यानी जिन चुंबकों का चुंबकत्व स्थायी नहीं होता है, जिन चुंबकों का चुंबकत्व स्थायी नहीं होता है, कुछ समय के बाद उनका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, वो अस्थायी चुंबक कहलाते हैं। और जिन चुंबकों का चुंबकत्व बेटा स्थायी होता है, परमानेंट होता है, स्थायी होता है, उन्हें अपन स्थायी चुंबक कहते हैं। अस्थायी चुंबक जो होते हैं नरम लोहे के बनाए जाते हैं, और स्थायी चुंबक जो होते हैं वो फौलादी लोहे के बनाए जाते हैं। ये बेटा नरम लोहे से बनाए जाते हैं और ये फौलादी लोहे से बनाए जाते हैं, फौलादी लोहे से बनाए जाते हैं। ठीक बेटा। तो अस्थायी चुंबक क्या होता है, जिन चुंबकों का चुंबकत्व स्थायी नहीं होता है और वो नरम लोहे के बनाए जाते हैं और इनका चुंबकत्व शीघ्रता से नष्ट भी कर सकते हैं। स्थायी चुंबक क्या होता है, जिन चुंबकों का चुंबकत्व स्थायी होता है, ये फौलादी लोहे के बनाए जाते हैं, इनका चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता है। ऐसे चुंबक को हम स्थायी चुंबक कहते हैं। बात बेटा समझ में आई। आगे चलते हैं बेटा पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ देखेंगे बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बेटा अपना, चुंबक के गुण लिखिए। चुंबक के गुण लिखिए। बेसिक जानकारी मैंने आपको गुण वगैरह ये सब चीज़ें समझाई थी बेटा। अगर आप ध्यान से देखोगे, बेसिक जानकारी वाला वीडियो देख चुके हो, तो आपको आज का वीडियो देखने में बड़ा मज़ा आ रहा होगा और सब कुछ पढ़ा हुआ सा लग रहा होगा। देखो चुंबक के गुण की बात करते हैं। आंसर में हेडिंग डालेंगे गुण। देखो बड़े प्यार से मैं आपको गुण खिलाता हूँ, धीमे धीमे करके सब समझ में आएंगे। सबसे पहला गुण बड़ा सिंपल, जैसे आप जानते हो, ये वाला गुण तो आप बचपन से जानते आ रहे हो कि चुंबक जो होता है वो लोहे के टुकड़ों को चिपका लेता है। लोहे के टुकड़ों को क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। लोहे के टुकड़ों को अभी मैंने बताया था हम चुंबकीय वस्तुएं या चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। जो वस्तुएं, जो पदार्थ चुंबक से चिपक जाते हैं वो चुंबकीय वस्तुएं, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लोहे के टुकड़े क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं बेटा चुंबक से। ये अपना चुंबक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, पहले अपन चुंबक चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। चुंबक चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट,
जैसे हमारे पास बेटा एक चुंबक है, मैंने अभी भी समझाया था, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं एन और एस, और जब हम किसी चुंबक को धागे से बांधकर लटका देते हैं, जब हम किसी चुंबक को धागे से बांधकर लटका देते हैं तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो सेकंड पॉइंट जी लिखेंगे, जब किसी चुंबक को धागे से बांधकर लटका देते हैं तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। जो सिरा उत्तर दिशा में ठहरता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो सिरा दक्षिण दिशा में ठहरता है उसे अपन दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो किसी भी चुंबक को धागे से बांधकर लटकाने पर वह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। थर्ड पॉइंट बेटा अपन ऐसा लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास एक चुंबक है एन एस, कभी हमारा अगर दिमाग ऐसा सोचे कि इसको हम फनर से बीच में से काट देते हैं, इसके दो टुकड़े कर देते हैं तो एन ध्रुव अलग हो जाएगा और एस ध्रुव अलग हो जाएगा ना बेटा। अगर ऐसा आप कर भी दोगे, इस चुंबक के अगर दो टुकड़े आप कर भी दोगे तो तुरंत इसमें एन है, इसमें तुरंत यहाँ एस बन जाएगा, इसमें एस है, तुरंत यहाँ एन बन जाएगा। तो चाहे तुम चुंबक के तोड़ के आप 20 टुकड़े कर दो, 50 टुकड़े कर दो, सब में एन एस पाया जाता है। चुंबक के एक छोटे से अणु में भी एन एस पाया जाता है। ठीक बेटा, तो ऐसा लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट हम कि चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग करना असंभव है, यानी चुंबक के दोनों ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। बात बेटा समझ में आ रही है। चौथा पॉइंट हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, जैसे मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि हमारे पास अगर दो चुंबक हैं घर पे नहीं है तो एक कोई तोड़ के दो कर लो, एन एस और एन एस। तो मैंने आपको सिखाया था बेटा कि चुंबक के जो अलग अलग ध्रुव होते हैं, जैसे अलग अलग मतलब एक एस और एक एन, तो इनमें हमेशा आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। और इसमें से हम किसी एक चुंबक को अगर पलट दें, जैसे एन एस हमारा ये है, इसको पलट दो, पलट देंगे तो क्या होगा, ये एस वाला सिरा आगे आ जाएगा, एन वाला पीछे पहुंच जाएगा। अब देखेंगे दोनों कैसे ध्रुव हो गए, एस एस मतलब समान ध्रुव। तो समान ध्रुवों में हमेशा कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और जैसे मान लो ये वाला चुंबक तो ऐसा ही रखा हुआ है, ये वाला एन और ये एस, हमने इधर वाले को पलट दिया, इधर वाले को पलट दिया तो देखेंगे यहाँ जाएगा एस, एन पहुँच जाएगा इधर। अब देखो जरा कैसे ध्रुव हो रहे हैं बेटा, अभी भी देखो एन एन समान ध्रुव हो रहे हैं, समान ध्रुव हो रहे हैं तो कौन सा बल लगेगा? अभी भी प्रतिकर्षण बल ही लगेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने ऐसा समझाया था कि एन को मान लेते हैं अपन लड़का, बेसिक जानकारी में भी जानकारी दी थी इसकी मैंने। एस को मान लेते हैं लड़की, ये कई बार ओटीओ में भी आता है तो ध्यान से समझ लो बेटा ताकि कभी नहीं भूलोगे आप। एन को मान लिया हमने लड़का, एस को मान लिया लड़की। अब देखो जरा, एन क्या है? लड़का। एन क्या है? लड़का। लड़का लड़का, दोनों लड़कों में कभी आई लव यू के चक्कर चलता है क्या? तो लड़का लड़का कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण, है ना। एस मतलब लड़की, तो लड़की लड़की कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। लड़का लड़की, लड़का लड़की में ही हमेशा आकर्षण बल लगता है, उन्हीं के बीच में आई लव यू वगैरह का प्रोग्राम चलता है बेटा, है ना। तो इन चीज़ों को छोड़ के पढ़ाई पर ध्यान दो। केवल मैंने आपके दिमाग में ट्रिक बनवा दी कि कभी भी आपको कन्फ्यूजन हो कि कैसे आकर्षण बल लगता है और कैसे प्रतिकर्षण लगता है, तो एन को लड़का मान लिया करो, एस को लड़की, फिर बना के देख लिया करो, लड़का लड़का तो प्रतिकर्षण बल, लड़की लड़की तो प्रतिकर्षण बल, लड़का लड़की तो आकर्षण बल। चौथा पॉइंट ऐसा लिख देंगे, चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण बल लगता है और असमान ध्रुवों में आकर्षण बल लगता है। और पांचवा पॉइंट हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा कि चुंबक जो होता है हमारा, चुंबक जैसे चुंबक है, उस चुंबक पर हम एक पेचकस वगैरह को घिसते हैं, पेचकस को, तो उसमें कुछ समय के लिए चुंबकत्व आ जाता है। यह घटना कहलाती है हमारी चुंबकीय प्रेरण। कौन सी घटना कहलाती है? चुंबकीय प्रेरण कहलाती है, चुंबकीय प्रेरण। तो चुंबक की उपस्थिति में जब किसी चुंबकीय पदार्थ में, क्योंकि पेचकस लोहे का बना होता है, तो चुंबक की उपस्थिति में जब किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है तो यह क्रिया चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। जब किसी चुंबक की उपस्थिति में किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है तो यह क्रिया चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। और मैं अगला पॉइंट आपको बताता हूँ, छठवां पॉइंट बेटा,
एक चुम्बक के तोड़ के चाहे हम 2 टुकड़े कर दें, 10 टुकड़े कर दें, 15 टुकड़े कर दें, सभी टुकड़ों में NS पाया जाता है और सभी टुकड़ों को उठा के हम लोहे से चिपकाते हैं तो सभी टुकड़े लोहे से चिपक जाते हैं। यहाँ तक कि चुम्बक को तोड़ने पर महीन किरका जो नीचे झड़ जाता है, यानी अणु, छोटा सा अणु, मॉलिक्यूल्स, उसको भी हम उठाते हैं और लोहे से चिपकाते हैं तो वो भी लोहे से चिपक जाता है। इसका मतलब चुम्बक का प्रत्येक टुकड़ा तो चुम्बक होता ही है, उसका जो एक छोटा सा अणु होता है वो भी अपने आप में एक पूर्ण चुम्बक होता है। तो छठवां पॉइंट ऐसा हो जाएगा, चुम्बक का प्रत्येक अणु, चुम्बक का प्रत्येक अणु अपने आप में एक पूर्ण चुम्बक होता है, एक पूर्ण चुम्बक होता है। ठीक बेटा। 7वां पॉइंट हम ऐसा लिख सकते हैं कि चुम्बक को जब हम गर्म करते हैं या पीटते हैं या पटकते हैं या घिसते हैं तो उसका चुम्बकत्व नष्ट हो जाता है। बड़े प्यारे से मैंने आपको 7 पॉइंट बताए। बोर्ड पेपर में अपन को केवल 5 ही पॉइंट लिखने होते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। गुण, चुम्बक चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। चुंबक को जब हम धागे से बांधकर लटकाते हैं तो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक के दोनों ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। चुंबक की उपस्थिति में जब किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व धारण हो जाता है तो यह क्रिया चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। चुंबक का प्रत्येक अणु अपने आप में एक पूर्ण चुंबक होता है। चुंबक को गर्म करने पर, पीटने पर, पटकने पर या घिसने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। बात बेटा समझ में आ रही है? ठीक। अगला अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना चुंबकीय यामोत्तर किसे कहते हैं देखेंगे। चुंबकीय यामोत्तर किसे कहते हैं? नोट्स पढ़ने के लिए बेटा मेरी ऐप पर जा सकते हो, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया करो मेरी ऐप को। मनोज सर के नाम से ऐप है। जो भी मैं आपको थ्योरिकल क्वेश्चन समझा रहा हूँ सबके नोट्स डले हुए मेरी ऐप पर, और जैसा मैं आपको बोर्ड पर समझाता हूँ बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही नोट्स में आंसर लिखा हुआ। आपको बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में, तो पढ़ते रहिए बेटा। अगला क्वेश्चन अपना चुंबकीय यामोत्तर किसे कहते हैं देखेंगे। क्या होता है चुंबकीय यामोत्तर? चुंबकीय यामोत्तर किसे कहते हैं? देखेंगे बेटा क्या होता है चुंबकीय यामोत्तर। जैसे जी हमारा कोई चुंबक है और एक चुंबक स्वतंत्रता पूर्व लटका दिया हमने। ये एक चुंबक है वो स्वतंत्रता पूर्व लटक रहा है और इस लाइन को बोलते हैं चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष, जो रेखा चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाती है वो चुंबकीय अक्ष कहलाती है। जो रेखा चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाती है बेटा वो क्या कहलाती है? चुंबकीय अक्ष कहलाती है। जी मैंने आपके सामने एक समतल बना दिया, समतल, ये तल बना दिया अपन ने, समतल मान लो। ये देखो चुंबकीय अक्ष के साथ ये तल जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। चुंबकीय अक्ष के साथ कितनी डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। जो तल चुंबकीय अक्ष के साथ 90 डिग्री का एंगल बना के गुजरता है, जो तल चुंबकीय अक्ष के साथ 90 डिग्री का एंगल बना के गुजरता है वो तल कहलाता है चुंबकीय यामोत्तर। 90 डिग्री को अपन लंबवत भी बोल सकते हैं बेटा। तो चुंबकीय यामोत्तर किसे कहते हैं? तो आंसर ऐसा हो जाएगा, यदि कोई चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटक रहा हो, यदि कोई चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटक रहा हो तो चुंबकीय अक्ष के 90 डिग्री तो लंबवत, 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? लंबवत।
तो चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को, चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। एक बार फिर, यदि कोई चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटक रहा हो, यदि कोई चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटक रहा हो तो चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। बात बेटा समझ में आ रही है अच्छी तरह से? आज मैंने जितने भी थ्योरिकल क्वेश्चन आपको समझा बेटा, सब आपको प्यारे लग रहे होंगे। अगर आपको प्यारे लग रहे हैं बेटा, इन सभी क्वेश्चनों को आप मेरी ऐप पर नोट्स डले हैं, वहाँ से जाके वीडियो देखो और फिर नोट्स पढ़ो, आपको बड़ा मज़ा आएगा। ऐसा लगेगा मज़ा आ गया, दिल को छू गई फिजिक्स, कुछ भी हमें याद नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि जैसी डिटो मैंने भाषा आपको समझाई है वैसी डिटो आपको नोट्स के अंदर लिखी मिलेगी। यही मेरी सबसे बड़ी खासियत है कि मैं जो बच्चों को बोर्ड पर समझाता हूँ वैसा ही सेम टू सेम नोट्स में लिखा होता है, तो उनको कोई भी चीज़ रटना नहीं पड़ती। ऐसा लगता है सबको सर ने समझाया वही नोट्स के अंदर लिखा है, तो बड़ा प्यारा लगता है। क्योंकि फिजिक्स बेटा जब समझ में आती है तो बड़ी प्यारी लगती है, और फिजिक्स जब समझ में नहीं आती तो उसको रट्टा मार के भी याद नहीं कर सकते। इसलिए फिजिक्स दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है। फिर अपन को बेटा समझ में आ रहा है, अगर मेरा समझाया बेटा समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करके मुझे बताते रहिए कैसा लग रहा है आपको मेरा वीडियो ना। मैं आपको इसी प्रकार से और भी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा और आपको पूरी फिजिक्स पढ़ाऊँगा, तो पढ़ते रहिए मेरे चैनल से आप लोग फिजिक्स। तब तक के लिए ओके, थैंक्स।